एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अच्छी खासी दौलत बना लेते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी सैलरी तो बहुत मोटी होती है, पर वो हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि इसका जवाब मतलब गणित में है या कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग में। पर हमारे आज के स्रोत बताते हैं कि इसका असली जवाब हमारी जेब में नहीं, हमारे दिमाग में है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम किसी रातों रात अमीर बने योजना पर बात नहीं करने वाले हैं। वो सब बातें मतलब सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। आज हम उस असलियत की बात करेंगे जो हमारी सोच से जुड़ी है। सही कहा। आज हम मॉर्गन हॉसेस की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आधारित एक स्क्रिप्ट के मुख्य विचारों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता असल में कैसा होना चाहिए और कैसे दौलत बनाने के इस खेल में हमारा व्यवहार हमारी बुद्धि से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। इस किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि ये किसी को अमीर बनना नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि गरीब होने से कैसे बचा जाए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी आज की पूरी चर्चा का फोकस इस बात पर होगा कि पैसे के बारे में हमारे फैसले सिर्फ नंबरों और एक्सेल शीट से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग, हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और क्या कहते हैं, हमारी परवरिश से तय होते हैं। तो चलो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया यही है कि पैसा आईक्यू का नहीं, व्यवहार का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक मार्केट का जीनियस है या उसके पास फाइनेंस में पीएचडी है तो वो यकीनन अमीर बन जाएगा। जबकि असलियत में ऐसा होता नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हाई डिग्री वाले लोग दिवालिया हो गए और दूसरी तरफ ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से थे, जिनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने अनुशासन और सब्र से करोड़ों की संपत्ति बना ली। रोनाल्ड रीड का किस्सा तो बहुत मशहूर है। एक मामूली चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने $8 मिलियन दान में दिए किसी को, मतलब किसी को यकीन ही नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसका ताल्लुक हमारी इंटेलिजेंस से नहीं है तो फिर किस लिए है? वो क्या चीज है जो रोनाल्ड रीड जैसे लोगों को सफल बनाती है? इसका जवाब कुछ बहुत ही साधारण लेकिन मुश्किल आदतों में छिपा है। अनुशासन, धैर्य और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। बिल्कुल। आप कितने स्मार्ट हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप अपनी पैसों के साथ कितना अनुशासित व्यवहार करते हैं, बिल्कुल। कितना सब्र रख सकते हैं, और जब बाजार में उथल-पुथल हो तो डर या लालच में आकर कोई गलत फैसला तो नहीं लेते। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, ज्ञान की नहीं। और अगर ये सब व्यवहार का खेल है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हर किसी का व्यवहार अलग होगा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी के अनुभव अलग होते हैं। और इसी से किताब का अगला आइडिया जुड़ता है जो कहता है कोई भी पागल नहीं है। जब हम किसी को कोई अजीब सा वित्तीय फैसला लेते देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है ये क्या पागलपन है। हाँ, जैसे कोई अपना सारा पैसा क्रिप्टो में लगा रहा हो, ये कोई सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख के बैठा हो। हम तुरंत उन्हें जज करने लगते हैं। लेकिन लेखक हमें याद दिलाता है कि हर इंसान पैसों से जुड़े फैसले अपनी जिंदगी के अनुभवों के लेंस से देखता है। जिस इंसान ने अपने माँ बाप को 2008 के आर्थिक संकट में सब कुछ खोते देखा है, उसके लिए स्टॉक मार्केट एक डरावनी जगह हो सकती है। उसका पैसा बैंक में रखना उसके लिए सुरक्षा है, डरपोकपन नहीं। अच्छा, और जिसने कम उम्र में ही किसी छोटे निवेश से बड़ा फायदा कमा लिया, शायद उसके लिए जोखिम लेना एक सामान्य बात हो, तो जो एक के लिए पागलपन है वो दूसरे के लिए एक सोचा समझा मौका हो सकता है। बिल्कुल। इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि हमें दूसरों के वित्तीय फैसलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। उनका सफर, उनके अनुभव, उनकी आर्थिक परवरिश हमसे बिल्कुल अलग है। हमें सिर्फ अपने रास्ते, अपनी क्षमताओं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो सिर्फ हमारे फैसले ही तो सब कुछ तय नहीं करते। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती हैं, और यहीं पर स्रोत एक और दिलचस्प विचार सामने रखता है। हाँ, और ये विचार हमें जमीन से जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी है। वो है भाग्य और जोखिम, यानी लक एंड रिस्क। हमेशा सिक्के के दो पहलुओं की तरह साथ चलते हैं। हॉसल कहते हैं कि हर सफलता के पीछे थोड़ी किस्मत होती है और हर असफलता में थोड़ा दुर्भाग्य। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, खासकर सफल लोगों के लिए। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। और यही सोच खतरनाक हो सकती है। बिल गेट्स का उदाहरण लें।
वो यकीनन एक जीनियस है, लेकिन वो उस दौर में पैदा हुए जब कंप्यूटर क्रांति शुरू हो रही थी और वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था। ये उनकी किस्मत थी। टाइमिंग या बाजार के अप्रत्याशित बर्ताव की वजह से डूब सकता है। ये जोखिम है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा घमंड ना करें और अपनी असफलता पर खुद को बेकार ना समझें। बिल्कुल, ये नजरिया हमें विनम्र बनाता है। जब हम सफल होते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि शायद हम उतने भी जीनियस नहीं हैं जितना हम सोच रहे हैं। इसमें किस्मत का भी हाथ था। और जब हम असफल होते हैं तो ये हमें हिम्मत देता है कि शायद हम उतने भी नाकाबिल नहीं हैं। हालात हमारे खिलाफ थे। ये हमें खुद को माफ करने और दोबारा कोशिश करने की ताकत देता है। तो अगर हम ये मान लें कि किस्मत और जोखिम हमेशा रहेंगे, तो फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में हो? दौलत बनाने की असली रणनीति क्या है? यहीं पर स्रोत कंपाउंडिंग के जादू का जिक्र करता है। जब हम वॉरेन बफे का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो दुनिया के सबसे स्मार्ट निवेशक है जो हर साल बाजार को मात देते हैं। हाँ, यही छवि है उनकी। जबकि किताब एक अलग ही कहानी बताती है। वॉरेन बफे की कामयाबी का असली राज सिर्फ उनका स्मार्ट होना नहीं है, बल्कि ये है कि उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और आज 90 साल से ज्यादा की उम्र में भी निवेशित हैं। उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। ये दिमाग का नहीं, समय का कमाल है। यही तो कंपाउंडिंग की ताकत है। फॉर्मूला बहुत सरल है। छोटी रकम प्लस लंबा समय इक्वल्स बड़ी दौलत। लोग अक्सर इस फॉर्मूले के पहले हिस्से यानी बड़ी रकम बनाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली जादू दूसरे हिस्से में है, लंबा समय। इस खेल में धैर्य ही असली सुपर पावर है। आपको हर साल 50% रिटर्न की जरूरत नहीं है। आपको बस ठीक-ठाक रिटर्न लगातार कई दशकों तक चाहिए। लेकिन सिर्फ लंबे समय तक टिके रहना ही काफी नहीं है ना? मैंने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना है जो अमीर तो बने पर उसे संभाल नहीं पाए। स्रोत इस पर एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि अगर कोई अमीर बन गया तो वो अमीर ही रहेगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ा खतरा भी। किताब के मुताबिक अमीर बनने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, जोखिम लेना पड़ता है और बाजार में पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ता है। आपको थोड़ा निराशावादी होना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि जो आज तक काम करता आया है वो कल शायद काम न करे। मतलब अमीर बनने के लिए जो आदतें चाहिए, जैसे जोखिम लेना, वही आदतें अमीर बने रहने में नुकसानदायक हो सकती हैं। तो क्या एक ही इंसान को दो अलग-अलग मानसिकता रखनी पड़ती है? ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत मुश्किल है और इसीलिए कई लोग इसमें फेल हो जाते हैं। इसे ऐसे समझो, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत और तेजी चाहिए, लेकिन उतरने के लिए सावधानी और धीरज। अमीर बनना चढ़ाई जैसा है और अमीर बने रहना उतराई जैसा। किताब का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य शायद यही है। रिटर्न से ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल। सर्वाइवल, हाँ, मतलब बाजार में टिके रहना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कई लोग ऊंचे रिटर्न के लालच में इतना बड़ा जोखिम ले लेते हैं कि एक ही झटके में सब कुछ गंवा बैठते हैं। वो अमीर तो बने, लेकिन अमीर रह नहीं पाए। अमीर बने रहने की कला है लालच से बचना और ये सुनिश्चित करना कि आप खेल से कभी बाहर ना हो। और खेल में बने रहने का सबसे सीधा और मजबूत तरीका क्या है? बचत। चाहे जो भी हो, पैसे बचाओ। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। बचत करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कमाई कम है या आप कंजूस हैं। बचत का असली मतलब है आप अपने भविष्य पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। बचत और नियंत्रण का क्या संबंध है? जब आपके पास बचत होती है तो आपके पास विकल्प होते हैं। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपको घबराहट में कोई भी दूसरी नौकरी नहीं पकड़नी पड़ेगी। सही है। आपके पास सोचने का समय होगा। अगर कोई अच्छा निवेश का मौका आए तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बचत आपको जिंदगी के झटकों से बचाती है। हाउज़ल कहते हैं कि बचत आपकी आय और आपके अहंकार के बीच का अंतर है। यह आय पर निर्भर नहीं करती, ये एक आदत है। कम कमाने वाला भी बचत कर सकता है और ज्यादा कमाने वाला भी कर्ज में डूबा हो सकता है। ये पूरी तरह से व्यवहार का मामला है। ये बातचीत एक बड़े सवाल की ओर ले जा रही है। हम दौलत बनाने और उसे बचाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दौलत का असली मतलब क्या है? हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं?
यहीं पर किताब एक ऐसा विचार सामने रखती है जो हमारी आम धारणा को पूरी तरह से हिला देता है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। वो की घड़ी पहने देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो बहुत अमीर है, लेकिन किताब कहती है कि ये अमीर दिखना है, अमीर होना नहीं। तो फिर असली दौलत क्या है अगर वो महंगी चीजों में नहीं है? असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया है, वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में, आपके निवेश में, आपके इमरजेंसी फंड के रूप में मौजूद है, वो पैसा जो आपको रात में चैन की नींद सोने देता है। एक महंगी कार सिर्फ ये बताती है कि आपके पास अब उतना पैसा कम हो गया है जितना उस कार की कीमत थी। ये दौलत का सबूत नहीं बल्कि खर्च का सबूत है। जैसा कि किताब में कहा गया है, पैसा खर्च करना अमीर दिखना है, पैसा बचाना अमीर होना है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम हमेशा पैसे को बैंक बैलेंस या महंगी चीजों से नापते हैं, पर असल में उसे उस पैसे से नापना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे याद है, मेरे एक पड़ोसी थे जो बहुत साधारण सी गाड़ी चलाते थे, पर बाद में पता चला कि उन्होंने बिना किसी लोन के अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया। उनकी असली दौलत कभी दिखी ही नहीं। बिल्कुल सही उदाहरण है। और इसी विचार को जब हम अगले सबक से जोड़ते हैं तो दौलत का असली मकसद सामने आता है। असली दौलत आज़ादी है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा कोई महंगी चीज खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है? अपनी जिंदगी और अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना। ये तय करने की आज़ादी कि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, किसके साथ काम करना चाहते हैं और कब तक काम करना चाहते हैं। किताब की एक पंक्ति है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है, सुबह उठकर ये तय कर पाना कि आज मुझे क्या करना है और किसके साथ करना है, यही असली दौलत है। वो छोटी छोटी चीजें, जैसे बीमार होने पर काम से छुट्टी लेने में हिचकिचाहट ना होना या अपने बच्चों के साथ बिना किसी तनाव के समय बिता पाना, यही सच्ची दौलत है। ये बात तो सीधे दिल में उतर जाती है। हम अक्सर पैसे को चीजों से जोड़ते हैं, जबकि उसका असली मूल्य समय और विकल्पों की आज़ादी में है। और यही आज़ादी तब तक महसूस नहीं हो सकती जब तक हम एक आखिरी और सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक जाल को नहीं समझते, और वो है कभी भी पर्याप्त न होना। ये आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या लगती है। स्रोत बताता है कि बहुत से अमीर लोग खुश क्यों नहीं होते, क्योंकि उनकी जिंदगी में पर्याप्त की कोई परिभाषा ही नहीं होती। वो हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगे रहते हैं। गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। ये खतरनाक और अंतहीन खेल है। जब आपको ये नहीं पता कि पर्याप्त कितना है, तो आप ऐसे जोखिम लेने लगते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी, अपने परिवार को उन चीज़ों के लिए दांव पर लगा देते हैं जो आपके पास पहले से हैं, सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो आपके पास नहीं है और जिनकी आपको शायद ज़रूरत भी नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि लालच ने ही सबसे ज्यादा अमीर और सफल लोगों को बर्बाद किया है। अगर पर्याप्त की सीमा तय नहीं है, तो आप कभी भी उस आज़ादी को महसूस नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में हमने अभी बात की। आप हमेशा कमी में जिएंगे, चाहे आपके बैंक में कितने भी पैसे क्यों ना हो। तो इसीलिए पर्याप्त को परिभाषित करना शायद सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों में से एक है। यह आपको उस अंतहीन दौड़ से बचाता है जिसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब कम में खुश होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कब दौड़ना बंद करना है और अपनी जीती हुई चीज़ों का आनंद लेना है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ है, पैसे का खेल गणित या एक्सेल शीट का नहीं है, यह मनोविज्ञान का खेल है। यह हमारी आदतों, हमारे डर, हमारे लालच और हमारे सब्र का खेल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दबाव में कैसे फैसले लेते हैं, हम किस्मत और जोखिम को कैसे देखते हैं, और हम पर्याप्त का मतलब क्या समझते हैं। सही कहा। यह हमारी कहानी है जो हम खुद को पैसे के बारे में सुनाते हैं। यह हमारी सोच है जो हमें या तो बनाती है या बिगाड़ती है। जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसे का खेल दिमाग में खेला जाता है, जेब में नहीं। हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति या सबसे बड़ी देनदारी हो सकती है। तो हम अपने स्टॉक चुनने या मार्केट को टाइम करने पर इतना समय क्यों खर्च करते हैं, और अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपने व्यवहार और अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं?